वक्त गुजर रहा था। मेरी जेब में पड़े हुए दोनों पिंसल बम्बों के अंदर लगी हुई नन्ही सी गरारी ने चलना शुरू कर दिया था और पौने 2 घंटे बाद इन बम्बों को कयामत खेज धमाके के साथ फट जाना था। कैप्टन वर्मा शहर जा चुका था, कम अज कम मुझे तो यही यकीन था। अब इस किस्म के खदशात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैं उठने ही लगा था कि फोन की घंटी बजने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घंटी बज रही थी, मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। मैं जलंधर कैंट रेजिमेंटल से कर्नल बहादुर राज मकरजी बोल रहा हूँ। यस सर, कैप्टन तुम्हें हमारा खत मिल गया होगा। ओके। मेजर चरणजीत सिंह को सैटरडे को चार्ज लेना था, लेकिन हमने उसे कल ही भेज दिया है। वो आज तुम्हारे पास किसी वक्त पहुंच जाएगा। ओके सर। इधर यूनिट का जवान सब ठीक ठाक है। ओके सर। फोन बंद हो गया। मेरी तो जान हवा हो गई। एक मुसीबत को बड़ी मुश्किल से रवाना किया था और दूसरी मुसीबत शहर से किसी वक्त भी छावनी आने वाली थी। मेरा राज फाश होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया था, या यूं कह लीजिए कि मौत और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला रह गया था। अगर असली मेजर चरणजीत सिंह चार्ज लेने यहाँ पहुंच गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरे लिए यहाँ से फरार होना भी नामुमकिन हो जाएगा, जबकि अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरी जेब में पड़े पिंसल बम्बों के फटने में 1.5 घंटा बाकी रह गया था। मैं अपने ऑफिस से निकला। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि अपने बैरक वाले कमरे तक भी जा पाता। मैं दरख्तों में खड़ी दूसरी जीप तक पहुंचा और तेजी से परिया तोप के मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। टैकरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7-8 मिनट लग गए। मेरी जीप देखकर वहां के गार्ड अटेंशन हो गए। मैंने जीप से उतरते ही रोबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तुम लोग ड्यूटी से इधर उधर क्यों होता है? कैप्टन वर्मा को तुम्हारी शिकायत मिली है। तुम यहाँ यूनिट में है जंगली लोग, इधर फिल्म देखने नहीं आया। ये कहकर मैं सीधा तोप के बैंकर में उतर गया। गंजर अटेंशन हो गए। मैंने उन पर रोब झाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें हुक्म दिया, चलो बाहर जाकर फॉल इन हो जाओ। वो एक कितार में बाहर निकल गए। अब मैं अपने शिकार के सामने तनहा खड़ा था। वक्त किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ा जा रहा था। मैंने जेब से पिंसल बम निकाले और उन्हें तोप के ब्रिज के सुराखों के अंदर आगे धकेल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर मैं तेजी से बाहर आ गया। बाहर चारों गंजर और चारों गार्ड फॉल इन होकर अटेंशन खड़े थे। मैंने उन्हें मजीद डांटने के बाद ड्यूटी ठीक से देने की हदायत की और फिर जीप में सवार होकर वापस चल पड़ा। पिंसल बम मैंने ब्रिज के अंदर इस तरह गिराए थे कि इन बम्बों को कोई देख नहीं सकता था। अब मेरा प्रोग्राम जीप समेत भागने का था। बम्बों के फटने में 1 घंटा कुछ मिनट बाकी थे। मेरी जीप यूनिट के गेट के करीब पहुंच गई। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था और ऐसा ही हुआ। अभी मैं 1 फरलांग भी नहीं गया था कि सामने से कैप्टन वर्मा की जीप आती दिखाई दी। मैं उससे बात किए बगैर निकलना नहीं चाहता था। ऐसी सूरत में उसका शक यकीन में बदल जाता और सारी मिलिट्री मेरे ताक़ुब में निकल खड़ी होती। मैंने जीप रोक दी। कैप्टन वर्मा जीप से उतर आया और बोला, सर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा दी है, सब ठीक हो जाएगा, मगर आप किधर जा रहे हैं सर? मैंने कंधे उचकाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आंख मारकर कहा, मैं एक प्राइवेट काम पर जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। जवाबन कैप्टन वर्मा बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। उसका चेहरा वैसे ही संजीदा रहा। कहने लगा, ओके सर, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। कैप्टन डोंट वरी। ये कहकर मैं जीप लेकर आगे निकल गया। मैंने अकब नमा आईने में देखा कि कैप्टन वर्मा अपनी जीप के पास खड़ा मेरी जीप को देख रहा था, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं जो काम करने आया था वो काम मैं कर चुका था। अब सिर्फ मुझे एक होलनाक धमाके का इंतजार था। ये कुदरती बात थी कि धमाके के बाद छावनी की सबसे बड़ी तोप के परखच्चे उड़ जाते और वहां अफरा तफरी मच जाती। कैप्टन वर्मा को यकीन हो जाता कि मैं वही एजेंट या तकरीबकार था जिसने तोप को पेंसिल बम से उड़ा दिया। उसी वक्त पठानकोट और अमृतसर की मिलिट्री पुलिस को खबरदार कर दिया जाता कि एक पाकिस्तानी जासूस मेजर की वर्दी में मफरूर है, उसे गोली मार दी जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने घड़ी देखी। बम फटने में पौन घंटा रह गया था। मेरी जीप शहर में दाखिल हो गई थी। मैं सीधा स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 घंटे से पहले कोई गाड़ी अमृतसर नहीं जा रही। मैं फौजी जीप में अमृतसर तक सफर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी वर्दी भी तब्दील करके आम कपड़े पहनने थे। मेरे पास सिवाय चंद 100 रुपयों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं से सिविलियन कपड़े हासिल किए जाएं। मैं शहर के फैशन एबल बाजार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया। एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरी तरफ लपके। मैं अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर कलाक लगा हुआ था।
बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतार दी और नए कपड़े पहन लिए, गले में एक मफरल भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज मेरी वर्दी पैक कर दें। दरअसल मैं एक खास मिशन पर हूँ। आपको मालूम है कि आजकल हालात कैसे हैं। जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला। उसने फौरन वर्दी पैक करा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी की थी। अब एक और मुसीबत थी। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलूं। मैं सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के उकब में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये एक कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के पीले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जीप से उतरकर एक ऊंची जगह से छावनी की तरफ देखने लगा। यहाँ से छावनी काफी फासले पर नशीब में थी। इधर दरख्तों के झुंड थे और मुझे छावनी की बैरक्स दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी आंखें इस सिम्मत लगी हुई थी। मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। दूसरा घंटा पूरा हो गया था। मेरी घड़ी की सुई उस मकाम पर पहुंच गई थी जिसके हिसाब से पेंसिल बम्बों को फट जाना चाहिए था, मगर छावनी की तरफ खामोशी छाई थी। मैं परेशान हो गया। अगर बम ना फटे तो मैं सारी जिंदगी दूसरी कोशिश ना कर सकूंगा। इसके साथ ही जिस टीले पर मैं खड़ा था वो यूं गुजर गया जैसे जलजला आ गया हो। इसके साथ ही बेशुमार परिंदों को दरख्तों से उड़कर फजा में बुलंद होते हुए देखा। उसके बाद एक और धमाका हुआ। पहला धमाका बड़ी तोप में दोनों ताकतवर तरीन पेंसिल बम्बों के फटने का था और शायद दूसरा धमाका वहां पर रखे गोला बारूद के फटने से पैदा हुआ था। छावनी की तरफ अब से स्याह रंग का धुआं एक बहुत बड़ा मरगोला बनकर आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। मैंने फरते मुसर्रत से मुठियां भींचकर लहराई, मगर साथ ही इस एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया कि मेरा पाकिस्तानी जासूस होना साबित हो चुका है और छावनी की फौज मेरी तलाश में निकल चुकी होगी। पठानकोट, अमृतसर और जलंधर शहर में मेरे बारे में तारें दे दी गई होंगी। उनके पास मेरी तस्वीर नहीं थी, मगर मेरा हुलिया बता दिया गया होगा। मेरी तस्वीर मेरी मिलिट्री आईडी कार्ड पर लगी हुई थी। मैं भागता हुआ टीले से उतरकर जीप के पास आया। लफाफे में से वर्दी निकालकर उससे अपना आईडी कार्ड निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर खेतों में चलने लगा। मेरी जेब में 200-250 रुपए थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा इरादा था जिस कदर जल्दी हो सके वीरान और उजाड़ इलाकों से गुजरता हुआ बटाला में इमाम मस्जिद के पास पहुंच जाऊं। ये कोई आसान काम न था। फौज, पुलिस और सीआईडी चौकस हो चुकी थी। मैं अपना हुलिया तब्दील नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि शेव ना करूं। मगर बटाला पहुंचते हुए मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ सकती थी, मैं सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिल में यही ख्याल था कि बटाला पहुंचकर अगर इमाम साहब ने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए पनाह दे दी तो वहां से भेस बदल कर अमृतसर जाकर करुंडिया से मिलूंगा और उसकी मदद से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान निकल जाऊंगा। मेरा मिशन खत्म हो चुका था। जिस अज़म को मैं दिल में लेकर लाहौर से तनहा रज़ाकाना तौर पर निकला था वो पाया तकमील को पहुंच चुका था। अगरचे मेरी जिंदगी अभी तक मौत की सगलाख वादियों में घिरी हुई थी। मैं खामोशी से दरख्तों के नीचे से होकर चला जा रहा था। कुछ फासले पर एक हिंदू किसान कंबल की बुक्कल मारे खेत में हल चला रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। असल में मुझे देहाती लिबास में होना चाहिए था, मगर वहाँ देहाती लिबास मुझे कहाँ मिल सकता था। कुछ फासले पर वही किसान हल चलाता नजर आ रहा था जिसको मैंने पहले भी देखा था। मुझे भूख लगने लगी थी। वहाँ इर्द गिर्द मुझे कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ हट कर चलता रहा। 1 घंटे बाद मैंने 3 कच्चे कोठे देखे। मैं उनके करीब जाते हुए खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन मैं एक मकान के करीब से गुजरा तो मुझे एक दीवार के साथ एक औरत रोटियां पकाती नजर आई। मेरे कदम रुक गए। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह प्रणाम किया और कहा, माता जी भूख लगी है। अधेड़ उम्र की औरत ने बड़े प्यार से कहा, पुत्रा भूख लगी है तो आ जा, रोटी खा। मैं उसके सामने जमीन पर बैठने लगा तो उसने पीछे से एक चौकी निकालकर आगे रख दी। पुत्र इस चौकी पर बैठो। उसने हांडी में से साग निकालकर रोटी पर डाला और मुझे देकर पूछा, तुम बाबू लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? माता जी मैं बटाला के पटवारी सुंदरवास का पुत्र हूँ, अगले गाँव जा रहा था, पिताजी का काम है। मैंने जवाब दिया और 2-3 रोटियां हड़प करके पानी पिया और प्रणाम करता हुआ आगे रवाना हो गया। मैं पगडंडियों पर चल रहा था। सामने कीकर और नीम के दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। इन दरख्तों के पार एक छोटी सी पक्की सड़क रेलवे लाइन की तरफ जाती थी। आगे एक रेलवे फाटक था जिसके करीब एक ट्रक खड़ा था।
मैंने चंद कदम आगे जाकर देखा तो ट्रक पर गोभी लदी हुई थी। उसका सिख ड्राइवर और क्लीनर खोखे के पास खड़े चाय पी रहे थे। मैंने सोचा अगर ये ट्रक बटाला जा रहा हो तो मुझे इसमें सवार होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ट्रक के करीब आ गया। सिख ड्राइवर खोखे वाले से बातें कर रहा था। मैंने क्लीनर से पूछा कि ये ट्रक कहाँ जा रहा है। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देख कर पूछा, तुम कहाँ जाओगे महाशा जी? गाड़ी निकल गई है, मुझे बटाला जाना है, अगली गाड़ी शाम को आएगी, साथ ले चलो तो मैं तुम्हें किराया दे दूंगा। मैंने कहा। सिख ने हंस कर कहा, किराए की क्या जरूरत है, तुम ऊपर चढ़कर बैठ सकते हो। धन्यवाद सरदार जी, मैंने कहा और लटकी हुई रस्सी थाम कर ट्रक पर चढ़ गया। गोभी के फूलों में जगह बनाई और घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने खोखे वाले से कहा, करतारे अब चलता हूँ, वापसी शाम को होगी, राम राम। ट्रक रवाना हो गया। ये एक रैली सड़क थी और इसकी हालत भी काफी खस्ता थी। मैंने गोभी के फूलों में मजीद जगह बना ली और छुप कर बैठ गया। अब बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। सड़क के किनारे 2-3 कस्बे आकर गुजर गए। भारतीय पंजाब का मैदानी इलाका शुरू हो चुका था। मैं भी गोभी के फूलों के ऊपर से सर निकालकर देख रहा था। सड़क के दोनों जानब शीशम के दरख्त पीछे को भागते जा रहे थे। इस जैली सड़क पर इतना खतरा नहीं था, लेकिन बटाला में दाखिल होते वक्त पुलिस से वास्ता पड़ सकता था। इसीलिए सोचा बटाला आने से पहले ही किसी जगह उतर जाऊंगा। दोपहर के वक्त मुझे दूर से बटाले कस्बे की बुलंद दीवार दिखाई देने लगी, मगर ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहा था। मैं ऊपर से ड्राइवर को आवाज भी ना दे सकता था। खुदा पर भरोसा करके वहीं दबका बैठा रहा। ट्रक बटाला की सब्ज मंडी के गेट पर जाकर रुक गया। मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। सब्जी मंडी में मुझे कोई सिपाही नजर न आया। सिख आड़ती और मजदूर इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। मैंने ट्रक से छलांग लगा दी। सिख ड्राइवर ने कहा, लाला जी ऊपर तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद। सिख ड्राइवर ने क्लीनर को पुकार कर कहा, रस्सा खोलो एक काका। मैंने सर पर मफलर इस तरह लपेट रखा था कि मेरा आधा चेहरा उसमें छुप गया था। मैं बाजार में से गुजरता हुआ उस गली में आ गया जहां मस्जिद थी। एक कश्मीरी मुसलमान मस्जिद से निकल रहा था। मैंने उससे मौलवी साहब के बारे में पूछा। उसने पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, तुम्हें मौलवी साहब से क्या काम है लाला जी? मुझे उनसे जरूरी काम है। कश्मीरी मुसलमान ने बताया कि मौलवी साहब सुबह से मालेर कोटला गए हैं। मशरकी पंजाब में मालेर कोटला एक ऐसी रियासत है जहां 1947 में मुस्लिम कश फसादात में काफी हद तक अमन और अमान रहा था, जिसमें कई आस पास की रियासतों के मुसलमान कुंबे वहां जाकर आबाद हो गए थे। चनाचे आज भी भारतीय पंजाब के मालेर कोटला शहर में पंजाबी आबाद हैं और उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मनाजर अक्सर जलंधर टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। मौलवी साहब के मालेर कोटला चले जाने की खबर मेरे लिए सदमे का बायस बनी। मुझे अचानक शदीद और पुरखतर तन्हाई का एहसास हुआ। अब मैं बटाला में बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई होटल नहीं था और वहाँ से बदरिया रेल या बस अमृतसर शहर जाना भी खतरनाक था। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पकड़े जाने का खदशा था। मुझे परेशान देखकर कश्मीरी मुसलमान ने पूछा, लाला जी तुम कहाँ से हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी मालेर कोटला से आ रहा हूँ, पंजाबी हिंदू हूँ। मौलवी साहब के लिए एक जरूरी पैगाम लाया था। अब मेरा यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। तुम मेरे डेरे पर आ जाओ, रात गुजार कर सुबह वापस चले जाना। जी तो बहुत चाहता था मगर अकल रोक रही थी, इसलिए बेहतर यही था कि अंधेरा होने का इंतजार किया जाए। फिर जो बटाला से आखिरी बस या ट्रक अमृतसर की तरफ जा रहा हो उसमें बैठ जाऊं। हो सकता है कि रात को चेकिंग से बच जाऊं। मैंने इसी अंदाज में अमल करने का फैसला कर लिया और कश्मीरी मुसलमान से कहा, आपका धन्यवाद, मैं रेलवे स्टेशन जाता हूं, हो सकता है कोई मालगाड़ी अमृतसर जाती हो, ड्राइवर से कहकर उसमें बैठ जाऊंगा। ये कहकर मैंने नमस्कार किया और खामोशी से चल दिया। मैं तेज तेज चलता हुआ गली से निकलकर बाजार में आ गया। मुझे अपने ऊपर इस चूहे का गुमान हो रहा था जो एक बहुत बड़े पिंजरे में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हो। दिन ढलने लगा था, धूप फीकी पड़ गई थी। बटाला के बाजार बड़े पुरशोर थे। ज्यादा आबादी सिखों की थी। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। जहां मुझे पुलिस का कोई वर्दी पोश सिपाही दिखाई देता, मैं कन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाता। रेलवे स्टेशन जाने की बजाय मैं कस्बे के जनूब में वाक़े एक चाय की दुकान में बैठ गया। ये एक सिख का होटल था। उस होटल में बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए बैठे चाय पी रहे थे। इनमें सिख भी थे और हिंदू भी थे। मैंने गरम ओनी मफरल सर पर लपेट रखा था और हुलिये से कोई कलरक लगता था। ये एक गैर मसरूफ सा इलाका था। यहाँ पुलिस का सिपाही भी कहीं नहीं था। वहाँ बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मैं मुंतजिर था कि ज़रा अंधेरा फैले तो वहाँ से निकलूँ।
ریڈیو پر خبریں نشر ہونے لگی۔ ان خبروں سے معلوم ہوا کہ مشرقی پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور بھارتی فوجوں کو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی مایوس کن خبر تھی، کیونکہ اس طرح سرحدوں پر بھارتی فوج آ جائے گی اور بارڈر کراس کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں خاموش بیٹھا چائے پیتا رہا۔ اب جلد از جلد کرونڈیا سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو میں ہوٹل سے باہر آ گیا اور بس اسٹینڈ کی طرف چلنے لگا۔ بس اسٹینڈ پر کافی رش تھا، ایک بس بھر چکی تھی، مجھے بھی اسی بس میں جگہ مل گئی تھی۔ بس امرتسر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بس اسٹینڈ پر کوئی پولیس کا سپاہی نہیں تھا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ راستے میں بہت سے قصبے آئے اور گزر گئے۔ دور سے امرتسر کی روشنیاں جلملاتی نظر آنا شروع ہو گئی۔ بس امرتسر شہر کے رام باغ کے چوک والے بس اسٹینڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر کے ماحول کا جائزہ لیا۔ رات ہو جانے اور سردی کی وجہ سے وہاں کوئی سپاہی موجود نہ تھا۔ بس سے اتر کر میں رام باغ بازار کی طرف چل پڑا۔ اس علاقے کے چپے چپے سے میں واقف تھا۔ اب کرونڈیا اسمگلر سے سامنا ہونے والا تھا، جس کا میں 5,000 روپیہ چوری کر کے بھاگ گیا تھا۔ وہ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرے گا اور مجھ پر تشدد بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا راز بھی میرے پاس محفوظ تھا۔ میں اس کے ہوٹل کے سامنے پہنچا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھا کچھ حساب لکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے گونگے کی اداکاری کرتے ہوئے یوں ہی اوں آں کی اور ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس نے مجھے وہاں گونگا بانجا مشہور کیا ہوا تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ آ گیا۔ بے حد غصے میں تھا۔ آتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا اور میری گردن دبوچ کر بولا، چور کی اولاد، میرے روپے چرا کر کہاں بھاگ گیا تھا؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پوری اعتماد لہجے میں کہا، تمہارے لیڈر کے پاس میرے پھیرے کے 10,000 روپے موجود ہیں، تم اپنے 5,000 روپے اس سے وصول کر سکتے ہو، میں تمہیں کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہوں۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر تمہیں روپے چرانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم کہاں فرار ہو گئے تھے؟ تمہارے بارے میں کسی کو کچھ معلوم تو نہیں ہوا؟ نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ مگر تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ تمہیں یہاں سے فرار ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تم اکیلے بارڈر کراس کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، میں ایک ضروری کام سے دلی چلا گیا تھا، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میں اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ ایک سمگلر تھا اور پاکستان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا پاکستانی ہوتا تو شاید میں اسے سب کچھ بتا دیتا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ایک ضروری کام سے دلی چلا گیا تھا، اب واپس آ گیا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، کم بخت، تو نے میری روح فنا کر دی تھی۔ میں نے جس طرح یہ دن کانٹوں پر گزارے ہیں، ہر وقت گرفتار ہونے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ایک تو تم ناتجربہ کار ہو، اوپر سے تمہارے پاس شناختی کارڈ تک نہیں، اور سیدھے دلی کی طرف نکل گئے۔ تمہیں معلوم تھا کہ بھارت کے سیاسی حالات کیا ہیں؟ جگہ جگہ CID پھر رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، مجھے بارڈر کراس کرا دو۔ وہ بھڑک کر بولا، اب تو تیرا باپ بھی تجھے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، بارڈر پر فوج آ گئی ہے، ہمارا سارا کام ٹھپ کر رہ گیا ہے، مجھے کسی خفیہ راستے سے نکال دو۔ وہ تندیہ انداز میں ہنس پڑا، سب خفیہ راستے بند ہے، گولی کھانی ہے تو بارڈر پر چلے جاؤ، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے گونگے بن کر یہیں بیٹھے رہو، حالات نارمل ہو جائیں گے تو تمہیں پاکستان پہنچا دوں گا، ابھی کوئی بڑے سے بڑا اسمگلر بھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مجھے امید تھی کہ کرونڈیا مجھے بارڈر کراس کرا دے گا، لیکن اب جو اس نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امرتسر میں یہ افواہ بھی گشت کر رہی ہے کہ پاکستانی کمانڈوز مشرقی پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پٹھان کوٹ چھاونی میں کوئی بہت بڑا دھماکہ کیا ہے اور ہمیں بھی بڑی احتیاط سے کام لینا پڑ گیا ہے۔ تم بھی ہوٹل سے زیادہ دور مت جانا، یہ بتاؤ کہ میرے 5,000 میں سے کچھ بچا بھی ہے یا کہ سب؟ میں نے کہا 100 کے قریب روپے بچے ہیں، 5,000 میں سے صرف 100 روپے بچے ہیں۔ تم کہاں عیاشی کرتے پھرے؟ پھر وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، لیڈر نے کیا مصیبت میرے پاس بھیج دی ہے؟ اچھا مجھے کاغذ پر لکھ دو کہ تم نے اپنے پھیرے کے 5,000 روپے وصول کر لیے ہیں۔ لکھ دوں گا، میں نے بے نیازی سے کہا، میں گونگا بن کر زیادہ دن اس اسمگلر کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، کسی وقت بھی میں بھول کر بول سکتا تھا اور معاملہ خراب ہو سکتا تھا، لیکن میرے لیے بھی پاکستان کا دروازہ بند تھا۔ مشن مکمل کرنے کے باوجود میں اپنے وطن نہیں جا سکتا تھا۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دلی بدریہ طیارہ یا بمبئی سے بدریہ بحری جہاز پاکستان چلا جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، وہاں تمہارا کوئی ماما نہیں بیٹھا ہوا جو بغیر پاسپورٹ ویزے کے جانے دے گا، اور ایسا خیال دل میں لائے تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے۔ بس اس کمرے میں پڑے رہو۔ پاسپورٹ ویزے کے خیال سے اچانک مجھے بھارت میں پاکستانی سفارت خانے کا خیال آ گیا۔ میں کسی طرح دلی پاکستانی سفارت خانے پہنچ کر اپنے ملک کے سفیر سے بات کروں اور اسے اپنی گزاری سنا دوں تو وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے پاکستان پہنچا دے گا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہو گئی۔ میں نے امرتسر سے جا کر پاکستانی سفیر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کرونڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اس ہوٹل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہ چلا گیا اور میں وہاں سے فرار ہو کر دلی جانے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ رات کو کھانا کھا کر میں اسی کمرے میں پلنگ پر پڑ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس صرف 70-80 روپے ہیں۔ کیا ان روپوں سے کام چل جائے گا؟ ظاہر ہے کرونڈیا اب مجھے ایک پائی بھی نہیں دے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ انہی روپوں سے کام چلاؤں گا۔ دلی پہنچ کر ایک بار پاکستانی سفیر سے ملاقات ہو گئی تو پیسوں کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ وہاں میرا پاسپورٹ بھی بن جائے گا اور مجھے بدریہ ہوائی جہاز واپس پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے دل و دماغ پر مایوسیوں کے جو بادل چھائے تھے وہ چھٹ گئے اور میں سو گیا۔ دوسرے دن اخباروں میں پٹھان کوٹ چھاؤنی میں دھماکے کی خبر ان سرخیوں کے ساتھ چھپی کہ پاکستانی کمانڈوز اور تخریب کار بھارت میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پٹھان کوٹ چھاؤنی میں دھماکہ کیا۔ کسی بھی اخبار میں یہ خبر نہیں چھپی تھی کہ پٹھان کوٹ چھاؤنی کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی اور جدید توپ کے پڑچے اڑا دیے گئے ہیں۔ میں نیچے ہوٹل میں آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ وہاں ایک کھدر پوش اور کانگریسی ٹوپی والا ہندو لالا پٹھان کوٹ چھاؤنی کے دھماکے پر تبصرہ کر رہا تھا اور بے حد غصے میں پاکستان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ دوسرے ہندو سکھ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کرونڈیا رات کو میرے کمرے میں پیالی میں تھوڑا سا زعفران بھگو کر اس تاکید کے ساتھ رکھ گیا تھا کہ صبح ماتھے پر تلک لگا کر نیچے آؤں۔ چنانچہ اس وقت میرے ماتھے پر ہندوؤں کی طرح زعفران کا آدھ انچ لمبا نشان موجود تھا۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ہندی اخبار میں ریل گاڑیوں کے اوقات پڑھ رہا تھا۔ جنتا ایکسپریس امرتسر سے شام کے وقت روانہ ہوتی تھی۔ یہ گاڑی دلی سے ہوتی ہوئی بمبئی جاتی تھی۔ میں نے اس گاڑی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ناشتہ کر کے اوپر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ دوپہر کا کھانا اوپر بھجوا دیا گیا۔ میں کمرے ہی میں پڑا اپنے نئے سفر کے بارے میں سوچ اور بچار کرتا رہا۔ مجھے اپنا یہ سفر مشکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹرین کے دوسرے مسافروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو چھپا کر دلی پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ جنتا ایکسپریس امرتسر ریلوے اسٹیشن سے شام 6:30-7 بجے چلتی تھی۔ میں 6 بجے کے قریب کمرے سے نکل کر نیچے ہوٹل میں آ گیا اور کونے والی میز پر بیٹھ کر چائے پی، 2 کریم رول کھائے۔ میں اپنا پیٹ زیادہ سے زیادہ بھر لینا چاہتا تھا۔ کرونڈیا اس وقت کاؤنٹر پر نہیں تھا۔ یہ میرے لیے سنہرا موقع تھا۔ میں چائے ختم کر کے اٹھا اور بڑی بے نیازی سے ٹہلتا ہوا ہوٹل کی سیڑھی اتر کر بازار میں آ گیا۔ 2-1 منٹ بازار میں کھڑا جائزہ لیتا رہا کہ کرونڈیا کہیں آس پاس تو نہیں ہے۔ بازار کی روشنیوں میں وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں قدم قدم چلتا بجلی والے چوک سے گزر کر ہال میں آ کر پان والے ہندو کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ ہندو پنواڑی نے ہنس کر کہا، کیوں گنگا رام، آج تو بڑے ہیرو بنے ہوئے ہو، پتلون اور جیکٹ ماموں نے لے کر دی ہے۔ میں نے گونگو کی طرح ہاتھ ہلا کر گوں گاں کیا اور ہنستا ہوا بازار میں یوں آگے کی جانب چلنے لگا جیسے ٹہل رہا ہوں۔ چند قدم چلنے کے بعد میں پیچھے دیکھا، کرونڈیا اب بھی نظر نہ آیا، گویا میدان صاف تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مسجد خیر الدین کے قریب ایک خالی رکشہ آ گیا۔ میں لپک کر اس میں بیٹھ گیا اور سکھ رکشہ ڈرائیور سے کہا، اسٹیشن چلو۔ حال دروازے کے نیچے سے رکشہ گزرا، سامنے کمپنی باغ کو جانے والا بڑا پل آ گیا۔ سکھ ڈرائیور پورا زور لگا کر پل کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ رکشہ پل کے اوپر جا کر دوسری طرف ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی سڑک کی ڈھلان اترنے لگا۔ امرتسر اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ جنتا ایکسپریس کے جانے کا وقت ہو جا رہا تھا۔ مسافر اپنا سامان لیے اندر جا رہے تھے۔ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ میں اسٹیشن سے چند قدم پیچھے اتر گیا۔ رکشے والے کو 2 روپے دے کر اسٹیشن کی عمارت کے بجائے سامنے والے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ جب میں نے دیکھا رکشہ ڈرائیور نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ ٹکٹ والی کھڑکی پر رش تھا۔ جنتا ایکسپریس میں کوئی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس نہیں تھی۔ میں نے قطار میں کھڑے ہو کر ٹکٹ لیا اور مفلر سے منہ چھپا کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔
जनता एक्सप्रेस प्लेट फार्म पर लग चुकी थी और मुसाफिर इसमें अपना अपना सामान रख रहे थे। यहाँ सिपाही और CID के आदमी भी थे, मगर मैं बड़े एतमाद के साथ एक डब्बे की तरफ बढ़ा और दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें दाखिल हो गया और कोने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने अपने मुंह से मफरल हटा लिया था ताकि किसी को ख्वाह मुखा शक न हो। इस तरह मेरा चेहरा पहचाने जाने का भी खतरा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और लाइन पार प्लेटफार्म पर खड़े ठेलों की तरफ तकने लगा। एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। गाड़ी चलने में अभी कुछ देर थी। एक सिपाही हमारे डब्बे में दाखिल हो गया और मेरा दिल उछल कर हलक में अटक गया। या अल्लाह खैर, ये बला अंदर क्या लेने आई है। सिपाही ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, कुली के पैसे क्यों नहीं देते लाला। बाहर एक सिख कुली खड़ा शोर मचा रहा था कि लाला जी ने 5 रुपए तय किए थे, अब 1 पैसा भी नहीं देता। लाला जी ने हाथ जोड़कर सिपाही से कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो, ये ले 5 रुपए। मेरी गर्दन ना दबाएं महाराज। उसने जेब से रुमाल निकाल कर खोला और उसमें से 5 रुपए का मैला कुचेला सा नोट सिपाही को दिया तो उसने गर्दन छोड़ दी और नोट कुली की तरफ फेंक कर कहा, ये लो सरदार जी अपनी मजदूरी, और डब्बे से उतर गया। मेरी जान में जान आई। सिख सिपाही चला गया तो हिंदू लाला उसके खिलाफ जहर उगलने लगा। महाराज ये सब कुलियों से मिले हुए हैं, अंधेरी नगरी है महाराज, कांग्रेस को हमारी 10 सा की कोई खबर नहीं। इंजन ने सीटी बजाई और दूसरी वसल दी तो प्लेटफार्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक दचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफार्म से खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मफलर सर पर लपेट लिया और हाथ गर्म जैकेट की जेबों में ठूंस कर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जलंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। डब्बे में हिंदू पठानकोट के धमाके के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो पाकिस्तानी फौज से खौफ ज़दा है। गाड़ी जलंधर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को दूसरे हिंदू सिख मुसाफिरों की ओट में छुपा लिया। ज्यादा रश की वजह से किसी ने खास तौर पर मेरी तरफ तवज्जो न दी, मगर जलंधर छावनी का रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरे की जगह थी। मुझे इस स्टेशन से डर लग रहा था। जल्द ही गाड़ी छावनी के स्टेशन पर पहुंच गई। जितनी देर गाड़ी जलंधर छावनी पर खड़ी रही मैं बाथरूम में छुपा रहा। गाड़ी चली तो बाहर निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ हिंदू मुसाफिर बैठा था। उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे मैं सो रहा हूँ या सोना चाहता हूँ। हिंदू मुसाफिर भी कुछ देर बाद ऊँगने लगा। अंबाला छावनी पर भी मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगरचे मैं टेक लगाए बज़ाहिर सो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर प्लेटफार्म को बराबर तक रहा था। जहां पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी गुजर रहे थे, अंबाला छावनी भी खैरियत से गुजर गई तो मेरठ छावनी की तलवार सर पर लटकने लगी। मेरठ छावनी बहुत बड़ी छावनी है। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि छावनी के हर स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी। मेरठ छावनी से पहले मेरठ सिटी पर गाड़ी लेट हो गई। आध घंटा ठहर के आगे चली। मेरठ छावनी का स्टेशन आया तो एक सिपाही ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा ऊँग रहा था। गोशाए चश्म से देखा कि सिपाही ने डब्बे में एक गहरी नजर डालकर सब मुसाफिरों को देखा और फिर सर निकाल कर आगे चल दिया। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया। मेरठ छावनी से गाड़ी निकली तो 15-20 मील आगे जाकर रुक गई। खुदा जाने यहाँ लाइन की मुरम्मत हो रही थी या कोई और बात थी कि गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही। इसके बाद ऐसी लेट होना शुरू हुई कि जब दिल्ली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। दिल्ली बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहले एक बार इस शहर में वीज़ा लेकर आ चुका था। लाल किला और चांदनी चौक की सैर कर चुका था, लेकिन अब मैं एक हिंदू के भेष में माथे पर केसर का तिलक लगाए ट्रेन से उतर रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की भीड़ थी। प्लेटफार्म की दीवार के साथ मैंने मिलिट्री पुलिस वालों को देखा कि कितार बांधे खड़े एक एक मुसाफिर को घूर रहे थे। मैं हजूम में गुम होकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर काफी रश था। मुझे धक्के लग रहे थे। मैं खुश था। मैं इसी तरह यहाँ से महफूज होकर बाहर निकल सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टिकट गेट पर खड़े चेकर को दिया और हजूम के रेले के साथ मैं भी बाहर निकल आया। मैं मफरल उतार कर दोबारा अपने सर पर लपेट रहा था कि अचानक मेरी नज़र बाईं जानब एक आदमी पर पड़ी और ऊपर दूसरे प्लेटफार्म को जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 की उम्र का होगा। सर पर ऊनी टोपी थी, जिस्म पर नसवारी स्वेटर और पुराना सा कोट था और वो पाजामा पहने हुए था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर उस जगह पर आ गया जहां साइकिल रक्षा
टैक्सियां और टांगे खड़े थे। मैंने यूं ही घूमकर एक नज़र पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला आ रहा था। यकीनन ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और इसे मुझ पर शक हो गया था। मेरे सामने एक टैक्सी खाली थी, मैं उसी में घुस गया और उसे कहा चांदनी चौक चलो। मैं इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने का नाम नहीं लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकाला तो वो पुरस्रार शख्स एक तरफ खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि जल्दी चलो। वो टैक्सी को निकाल कर सड़क पर ले आया, फिर उसका रुख चांदनी चौक की तरफ हो गया। मैं दिल्ली की सड़कों से इतना वाकिफ नहीं था, अलबत्ता चांदनी चौक और लाल किले को पहचान सकता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से उसका नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने शीशे में से पीछे निगाह डाली, कई एक गाड़ियां रक्षाएं सड़क पर हमारे पीछे आ रही थी। मैं कोई अंदाजा ना लगा सका कि वो आदमी वहीं रुक गया है या मेरा ताक़ुब कर रहा है। जब टैक्सी 2-3 बार बाजारों में से गुजर गई तो मैंने ड्राइवर से कहा तुम्हें मालूम है यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाना कहाँ है? हाँ जी। क्या आप वहाँ जाएंगे? हाँ, पाकिस्तानी सफारत खाने चलो। पहले ही कह दिया होता बाबूजी, जब चक्कर काट कर जाना पड़ेगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक चौराहे से टैक्सी घुमाई और एक तंग बाजार में से गुजरकर खुली सड़क पर आ गया, जिसकी एक जानब ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी जानब एक पार्क था। मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर अकबी शीशे में से पीछे देखा। कुछ फासले पर एक टैक्सी चली आ रही थी, उसके अंदर सवारियां बैठी मुझे नजर न आई। कहीं वो कमबख्त मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा, मैंने सोचा। फिर ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया होगा। टैक्सी एक फैशनेबल इलाके में पहुंच गई जहां बड़ी खूबसूरत कोठियां थी। सड़क के दोनों जानब साफ सुथरे फुटपाथ बने हुए थे। इन फुटपाथों के ऊपर घने दरख्त जनवरी की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। भारत में तैयार की गई एम्बेसडर कारें गुजर रही थी। मेरी टैक्सी एक इमारत के गेट पर रुक गई। एक खूबसूरत बंगला नुमा इमारत की एक तरफ उर्दू और अंग्रेजी में सफारत खाना पाकिस्तान लिखा था। इसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हूं। गेट पर एक भारतीय गोरखा सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा मैं पाकिस्तानी सफीर को मिलना चाहता हूं। उसने एक दरवाजा की तरफ इशारा किया। यहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये इस्तकबालिया था। मैंने एक बार फिर पीछे घूम कर देखा, मुझे वो पुरस्रार मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कहीं नजर न आया। मैं इस्तकबालिया ऑफिस में घुस गया। वहाँ एक लड़की हीटर जलाए बैठी थी। उसके लिबास से कतई अंदाजा नहीं हो रहा कि वो हिंदू है या मुसलमान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा फरमाइए। मैंने उससे कहा कि पाकिस्तानी कल्चरल अताशी से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ और उनके नाम एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे माथे पर लगा हुआ तिलक मुझे हिंदू जाहिर कर रहा था। ये ज़ाफ़रान का तिलक था। मैंने ट्रेन में दिल्ली के करीब पहुंचकर उसे बाथरूम में पानी से साफ करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मिट नहीं सका। लड़की ने फोन पर किसी से कुछ बात की और मेरी तरफ देखती रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा मैं अहमसा पर मूद धर्मा सेवा समिति का नुमाइंदा हूँ। हम दिल्ली में एक समारदेग करना चाहते हैं बरनी साहब की प्रधानगी में। लड़की को शायद मेरे फंक्शन की सियासत अहमियत का एहसास हो गया था। उसने रिसीवर रख दिया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम दौलत राम बता दिया। उसने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करके मेरे दस्तखत कराए और चपरासी से कहा मुझे बरनी साहब के पास ले जाए। चपरासी वर्दी पोश था। वो मुझे साथ लेकर सफारत खाने के अकबी जानब एक बरामदे में ले गया। यहाँ एक कमरे के बाहर कल्चरल अताशी बरनी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। एक शानदार मेज की दूसरी जानब एक नौजवान बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला फरमाइए महाशा जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेज पर रखी एक डायरी के वर्क उलटने लगा और बोला इस हफ्ते में मसरूफ हूँ, ये बताइए आपका समारदिग कब हो रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा मैं हिंदू नहीं हूँ बल्कि एक पाकिस्तानी हूँ। कल्चरल अताशी का हाथ वहीं रुक गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ निगाहें उठाईं और बोला पाकिस्तानी आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा। जी नहीं, मगर बात क्या है? उसने सिगरेट शीशे के खूबसूरत चमकीले ऐश ट्रे में बुझाते हुए पूछा। मैं सफीर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दे। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह बेजारी का तासर आ गया। वो रवायती से सर्द लहजे में बोला
سفیر صاحب تو اسلام آباد ایک ضروری کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا پھر ویزا ختم ہو گیا ہے؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کون ہیں اور پاکستان سے یہاں دلی کس طرح پہنچ گئے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس پر اپنا راز ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے پوچھا، سفیر صاحب کے بعد یہاں ان کا کام کون صاحب کرتے ہیں؟ کلچرل اتاشی نے بیزار ہو کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی اور دوسرا سگریٹ لگاتے ہوئے کہا، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا پاکستانی پاسپورٹ دکھائیں، اس کے بعد ہی آپ کے کسی سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ تو پھر آپ بھارت کیسے آ گئے؟ بارڈر کراس کر کے، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ تو آپ اسمگلر ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں اسمگلروں کو اپنے وطن کا دشمن سمجھتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ میں اسمگلر نہیں ہوں بلکہ ایک رضاکار کمانڈو ہوں۔ پٹھان کوٹ چھاؤنی میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ میں نے ہی کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ پاکستانی کلچرل اتاشی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ معاف کیجیے گا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر دوبارہ اسے زبان پر نہ لائے۔ میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ ہماری مدد کے لیے یہاں ہیں، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میں نے پاکستان کی ایک دشمن توپ کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس میرے پیچھے ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی حفاظت میں پاکستان نہیں پہنچائیں گے؟ کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کلچرل اتاشی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، مسٹر، ہم یہاں دونوں ملکوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، آپ بزدل ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی سے غفلت برت رہے ہیں۔ میری حفاظت کرنا اور مجھے حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچانا آپ کا قومی فرض ہے۔ کلچرل اتاشی نے زور سے میز پر مکہ مارا، پھر اپنے تیش پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، جناب، ہماری ڈیوٹی اور ہمارا قومی فرض کیا ہے ہم اسے بخوبی پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرسوں سفیر صاحب واپس آ جائیں گے، آپ پرسوں شام کو تشریف لائیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ لیکن باہر خطرہ ہے، ملٹری انٹیلیجنس میری تلاش میں ہے، مجھے تحفظ چاہیے۔ برنی صاحب نے تلخی سے جواب دیا، آپ نے جو کچھ کیا ہم سے پوچھ کر نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی اور اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ پھر رک کر بولے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی طرح مشرقی پاکستان کی طرف نکل جانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کام بھی آپ کو خود کرنا ہوگا۔ سفارت خانہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نے نا امید ہو کر کہا، آپ مجھے یہاں سے کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں، کیونکہ یقین ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک آدمی ریلوے اسٹیشن سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو سفارت خانے میں داخل ہوتے تو نہیں دیکھا؟ برنی صاحب نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ برنی صاحب نے اسی وقت کسی صاحب کو فون کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ہم آپ کو اپنی حفاظت میں یہاں سے نکال کر دلی سے آگے دوسرے اسٹیشن غازی آباد تک پہنچا دیں گے۔ وہاں سے آپ کو ہوڑا ایکسپریس پکڑ کر کلکتہ پہنچنا ہوگا اور مغربی بنگال کی جانب سے دلی کے مقام سے بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہونا ہوگا۔ ہم آپ کو راستے کا ایک مختصر نقشہ دے دیں گے، صرف اسی طریقے سے ہی آپ پاکستان پہنچ سکتے ہیں۔